अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। हाँ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है, सबको रिप्लाई कर दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है यार, ठीक है, थैंक यू। वी आर स्टार्टिंग द क्लास, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज सॉरी थोड़ा सा डिले हो गए। और पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, और आज से हम उसके न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 11 के हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यार एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा कुछ मसला हो गया है। बेटा एक मिनट वेट कीजिएगा, आई एम जस्ट कमिंग बैक। हाँ बेटा सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया था। तो हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, टेस्ट का कोई कह रहे हैं भाई, टेस्ट जो है ना आपका, भाई टेस्ट आपका ये जो चैप्टर है, आपको पता है कि थ्योरी खत्म हुई है, न्यूमेरिकल्स तो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जो टेस्ट होगा वो इस चैप्टर की थ्योरी में से आएगा। अब चैप्टर बहुत बड़ा है, अब मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि सर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है। अब इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आप तैयारी करें, पढ़ें। तो जो टेस्ट है आपका, वो चैप्टर की थ्योरी में से आएगा। ठीक है जी। अच्छा भैया, अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो यार क्या मसला हो रहा है इसमें, क्या एरर क्या हो रहा है? एक सेकंड यार, कोई इशू आ रहा है इसमें। यार क्या इशू क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। ये देखें, मैं जब इसमें क्यों मेरा पॉइंटर नहीं आ रहा है? ये क्या हो रहा है? प्रिंटिंग में चला रहा है। तो प्रिंटिंग में क्यों जा रहा है? ये तो मैं परेशान हूँ। आपने स्लाइड रन नहीं की हुई है, आप नहीं, स्लाइड रन तो की हुई थी मैंने। स्लाइड शो
मैं वो तो बनाता हूँ पहले, मैं अपने मसले से अच्छा भाई सॉरी यार, कुछ थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स, हम स्टार्ट करते हैं इसके। तो पहले आ जाए 11.1, ये जो क्वेश्चन है 11.1। अब इसको मैंने स्किप क्यों किया जरा समझ ले, स्किप करने का रीजन समझ ले भाई। अच्छा यार, ये समीत क्या कह रहा है, पीडीएफ व्हाट्सएप में सेंड करना है सर वॉइस। यार समीत तुम, अबे यार, अच्छा तो अब आ जाए 11.1। अब 11.1 मैंने क्यों स्किप किया जरा समझ लें। देखिए 11.1 का जो बी पार्ट है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, एट व्हाट टेम्परेचर डू द सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट स्केल्स कॉन्साइड। किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फॉरेनहाइट स्केल्स कॉन्साइड होते हैं, वो -40 पे होते हैं। वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है जी। अच्छा आपको कह रहे हैं वॉइस कट रही है, अब क्या वॉइस का क्या मसला हो गया यार भाई, किस किस को वॉइस का मसला हो रहा है बताओ जरा मुझे। अब्दुल्ला कह रहा है और अमीन कह रहा है, बाकी लोग बताएं आवाज आ रही है नहीं आ रही। हाँ भाई, हसन भी कह रहा है वॉइस खराब है। यार अब वॉइस चेक करवा लें यार, क्या हो गया, इशू हो रहा है। कोई कह रहा है सही आ रही है मेरे पास। यार बिलाल कह रहा है मेरे पास सही आ रही है, और कोई कह रहा है, हाँ खिजर कह रहा है सही आ रही है, अहमद कह रहा है ठीक है, और वो कह रहा है बीच में खराब हुई थी अब ठीक है। अभी ठीक आ रही है भाई, बताएं अभी सही आ रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं सही है, चलो भाई ठीक है आगे चलो। तो मैं ये कह रहा था, ठीक है ओके। अब जो लोगों के पास है वो अपना नेट भी चेक कर ले भाई। ठीक है, अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि -40 पर दोनों स्केल्स कॉन्साइड होते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। इसका जो ए पार्ट है वो आप खुद करेंगे। यहाँ क्या लिखा है यार, मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, क्लियर है, क्लियर हो रही है वॉइस, नेट ओके है। यार अब्दुल्ला कह रहा है सर क्लियर नहीं है वॉइस, नेट ओके है। यार अब्दुल्ला बाकी लोगों को तो आ रही है आवाज, बताओ भाई। अब्दुल्ला कह रहा है आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग बताएं भाई। सब कह रहे हैं कि आवाज क्लियर है, बोलो भाई। यार देखो ना, ये समीत कह रहा है क्लियर है, अब वो कह रहा है, अमीन कह रहा है अब ठीक है। भाई सही है यार। ठीक है ओके। अच्छा अब इसका ए पार्ट में क्या कहते हैं, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन, ये यहाँ मुझसे गलती हो गई है, ये फॉरेनहाइट नहीं है, यहाँ सेंटीग्रेड लिखिएगा। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन सेंटीग्रेड स्केल, कि मतलब इंसानी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। तो सेंटीग्रेड स्केल में कितना होगा ये खुद करोगे, मैंने कन्वर्जन के क्वेश्चन कराए थे। सेंटीग्रेड ओवर 5 इक्वल टू फॉरेनहाइट -32/9, याद आया, ये मैंने कन्वर्जन के कराए थे। इसमें यहाँ फॉरेनहाइट की जगह पे 98.4 रख देना, ये यहाँ रख देना, इसको सॉल्व कर लोगे सेंटीग्रेड आ जाएगा, कर लोगे भाई। ठीक है, तो ये कर लेना तुम लोग। तो इसलिए मैंने 11.1 जो है वो स्किप कर दिया। अब आ जाओ 11.2 पे भाई। 11.2 पे आओ भाई, जरा देखो क्वेश्चन। इसमें कहते हैं अ स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ exactly 0.2 centimeter at 30 centigrade. What will be its length at 60 centigrade? और अल्फा आपको दिया हुआ है। अच्छा एक बात ध्यान में रखना कि बुक में जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने अल्फा और बीटा नहीं दिया हुआ, लेकिन बुक में पेज नंबर 5 पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें बहुत सारी मेटल्स के अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, वो मैंने वहां से ले लिया है। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तो अल्फा और बीटा गिवन होगा। अब वो आपसे कह रहे हैं कि एक स्टील की रॉड है, उसकी लेंथ 0.2 सेंटीमीटर है, ये देखिए इसकी इनिशियल लेंथ हो गई L1 0.2 सेंटीमीटर, और उसको गर्म करना है 30 सेंटीग्रेड से 60 सेंटीग्रेड तक। तो T1 30 सेंटीग्रेड हो गया, T2 60 सेंटीग्रेड हो गया,
तो जो डेल्टा टी होगा इंक्रीज इन टेम्परेचर वो T2 माइनस T1 होगा, 60 माइनस 30 वो 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और स्टील का अल्फा आपको गिवन है। अब उसकी 60 सेंटीग्रेड पे फाइनल लेंथ निकालनी है, तो ये लीनियर एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला बनाया था अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन L1 डेल्टा टी। अब यहां से L2 का फॉर्मूला 2-3 स्टेप में बन जाएगा। देखो जो डेल्टा एल होता है इंक्रीज इन लेंथ वो खुद इक्वल होता है L2 माइनस L1 के। तो डेल्टा एल की जगह हम L2 माइनस L1 रखेंगे और फिर इसको हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इसके साथ चला जाएगा, अल्फा L1 डेल्टा टी और ये L2 माइनस L1। फिर यहां से माइनस L1 को राइट पर ले जाएं, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और दोनों में L1 आ रहा है, L1 कॉमन कर लें तो L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये L2 का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ लोग डायरेक्ट यहां से भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना बेहतर नहीं है, आप अल्फा से बना के बताएं, पहले L2 तक आए फिर उसमें पुट करें। अब देखें L1 ये 0.2 है, L1 0.2 आ गया और 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई और डेल्टा टी 30 आ गया। अब इसको 11 इंटू 10 पावर माइनस 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 330 इंटू 10 पावर माइनस 6 आ जाएगा और इसको ये 1 में प्लस हो जाएगा तो ये 1.00033 बनेगा और फिर बाहर 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.200066 सेंटीमीटर आएगा, ये इसकी फाइनल लेंथ होगी। और लीनियर एक्सपेंशन के न्यूमेरिकल में ये याद रखिएगा कि अगर इनिशियल लेंथ आपको सेंटीमीटर में दी हुई है तो मीटर में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही रखें और जो भी आपका आंसर है फाइनल लेंथ का उसको भी सेंटीमीटर में ले लें। और अगर इनिशियल लेंथ आपकी मीटर में हो तो फिर आप उसको मीटर में सॉल्व कर लें, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो जरा आप इसको नोट कर लें, मैं आपको 4 से 5 मिनट दे रहा हूँ, कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लें। तो एक बच्चा अमीन कह रहा है कि अभी भी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, मैं चेक तो करवाने दिख रहा है सही है। आपको पेपर कब तक चाहिए एहतियातन बता दें मुझे, इसलिए जो यार, लेकिन इससे थोड़ा सा मुझे मालूम थी, मेरा पहला है उसकी वजह पता है क्या है कि देखिए उसकी वजह ये है कि 3 दिन तो मेरी क्लास है, ठीक है ना।
अच्छा भाई, ये कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं और वेरी वेल डन के समीर जो है वो इनको रिप्लाई भी कर रहा है मेरी तरफ से। वेरी गुड, अच्छी बात है, थैंक यू समीर। तो ये अब्दुल्ला ने मैसेज किया कि सर आपने 11.1 का क्या बताया था, तो वो समीर ने उसको रिप्लाई कर दिया, ठीक है मैंने क्या बताया था, थैंक यू। फिर उसके बाद अब्दुल राफे ने कहा कि सर अल्फा कहाँ से आया है, वो भी समीर ने बता दिया कि भाई अल्फा जो है वो बुक में एक टेबल है, पेज नंबर 5 में एक टेबल है, वहां से मैंने लिया है। एग्जाम में अल्फा गिवन होगा, अगर बीटा का सवाल है तो वो भी गिवन होगा। और मोहम्मद अली कह रहे हैं कि सर ये आंसर पूरा क्यों लिया है, 2 से 2 नंबर तक लिखते हैं। बेटा वैसे तो डेसिमल के बाद हम 2 ही लिखते हैं, लेकिन ये रॉड इतनी छोटी है, अब 0.2 सेंटीमीटर की रॉड है, अगर मैं 0.200 तक लेके बाकी छोड़ दूं तो फिर तो ये लगेगा कि उसकी लेंथ कोई बड़ी नहीं है। तो चूंकि ये रॉड बहुत छोटी है और इसमें ये बताना है कि इंक्रीमेंट कितना हुआ है, लिहाजा इस क्वेश्चन में इतना आगे तक लिया है। अब अगर मैं डेसिमल के बाद 2 या 3 ले लूं तो आपका आंसर आ जाएगा 0.20 या 0.200 सेंटीमीटर। फिर आप बोलेंगे इसकी तो लेंथ ही नहीं बढ़ी। समझ आ गई बात? बोलो मोहम्मद अली, समझ आ गई बात? ठीक है भाई, थैंक यू समीत, समीत ने काफी आंसर दे दिए, वेरी गुड। अच्छा भाई आगे चले, बताएं भाई, कर लिया, आगे चले भाई, बोलो भाई। हाँ भाई, अब मैं आगे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन भी बड़ा आसान है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में आ चुका है, बड़ा आसान है। तो इसमें क्या कहते हैं भाई, इस क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन एल्यूमिनियम स्फीयर of 0.4 meter radius when it is heated from 0 सेंटीग्रेड to 100 सेंटीग्रेड। और ये एल्यूमिनियम का बीटा आपको दिया हुआ है। तो एक एल्यूमिनियम का स्फीयर है, स्फीयर का मतलब है बॉल टाइप की चीज है, और उसका जो रेडियस है, ये रेडियस आपको गिवन है, रेडियस उसका 0.4 मीटर है, और उसे 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक हीट करना है। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है T2 माइनस T1, 100 माइनस 0, 100 सेंटीग्रेड का चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। और इतना गर्म करने पर उसका चेंज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन वॉल्यूम डेल्टा वी निकालना है, ठीक है जी। तो इसमें सिंपल क्या होगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन बीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये बीटा का फॉर्मूला है, डेल्टा वी अपॉन V1 डेल्टा टी। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो जो डेल्टा वी है ये बीटा यहाँ V1 डेल्टा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको क्या क्या मालूम है। देखिए बीटा है, बीटा तो आपको एल्यूमिनियम का गिवन है, बीटा आपके पास है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर भी हमारे पास है, ये 100 का है। अब ये रह गया V1, V1 है इस स्फीयर का इनिशियल वॉल्यूम, कि गर्म करने से पहले इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसीलिए उन्होंने आपको इसका रेडियस दे दिया है। तो स्फीयर जो है ना, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कोई भी स्फीयर जिसका रेडियस आर हो, इसका जो वॉल्यूम होता है ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कभी लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर कहते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो याद रखिएगा, 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का एरिया होता है, ठीक है जी। स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हम इसका इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये 4/3 पाई आर क्यूब होगा। पाई रखेंगे आप 3.14, रेडियस इसका 0.4 है, ये क्यूब आ गया। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये 0.268 मीटर क्यूब आएगा, ठीक है जी। और ये फिर V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें, ये V1 आ गया यहाँ पे 0.268, ये डेल्टा टी आ गया 100, और ये बीटा आ गया इसका, इनको मल्टीप्लाई करें तो 0.0019 मीटर क्यूब ये चेंज इन वॉल्यूम आएगा, ये होगा इसका। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है।
यार ये मोहम्मद अली क्या कह रहा है, डिग्री को केल्विन में क्यों नहीं किया, एसआई यूनिट है। यार कौन सी यूनिट डिग्री को नहीं किया केल्विन में, भाई क्या कह रहा है यार, कौन सी डिग्री को केल्विन में नहीं किया यार मोहम्मद अली, क्या बातें कर रहा है भाई। भाई टेम्परेचर, भाई चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन और सेंटीग्रेड का सेम होता है भाई, हजारों दफा बताया मोहम्मद अली। जहां पर डेल्टा टी होगा, जहां चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड और केल्विन का सेम होता है। इसलिए जहां पर भी डेल्टा टी होगा उसको चेंज नहीं करते, जो सेंटीग्रेड में आ रहा है वही केल्विन में आएगा। बोल भाई मोहम्मद अली, कहां सो गया यार। अब सवाल पूछ के सो जाते हैं, जब जवाब दो तो जवाब ही नहीं दे रहे। चले बाकी लोग करें। जहां पर भी डेल्टा टी आएगा, मैंने बहुत दफा बताया है, जहां पर भी चेंज इन टेम्परेचर होगा वहां पर सेंटीग्रेड और केल्विन का कोई मसला ही नहीं है, डेल्टा टी तो सेम होता है दोनों में। ये नोट करें आप लोग, 5 मिनट है भाई आपके पास। अच्छा मोहम्मद अली कह रहा है सॉरी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो भाई नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैं तो यहाँ पे 1 घंटे से तुम्हें बता रहा हूँ जवाब। भाई सर मैं ये पूछ रहा था कि एसआई यूनिट में टेम्परेचर में नहीं रखी इस क्वेश्चन। भाई मैं ये बता रहा था, आप मौजूद नहीं थे, मैं ये बता रहा था कि भाई जहाँ पे डेल्टा टी होता है, जहाँ चेंज इन टेम्परेचर होता है, वहाँ चेंज इन टेम्परेचर सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम होता है। डेल्टा टी जो सेंटीग्रेड में आ रहा है वही केल्विन में होता है, तो जरूरत नहीं होती चेंज करने की। ये तो मैं बहुत दफा पहले भी बता चुका हूँ। अब इसको 0 सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक गर्म किया है, 0 को केल्विन में लाओ 273, 100 को केल्विन में लाओ 373। अब 373 में से 273 माइनस करो, वही 100 आ जाएगा। समझ आई बात। बोलो मोहम्मद अली। अब कह रहा है हाँ हाँ वो पता है, अबे तो वो पता है तो फिर तू पूछ भी रहा है यार। पता है ना, तो याद भी रखा करो, बहुत सारी चीजें पता होती हैं। असल बात पता है क्या है, पता है तो वक्त पे याद रखना है। अच्छा वो कह रहा है मतलब वैसे ही पूछ रहा था कि केल्विन में तो, अबे वैसे ही पूछ रहा था। मोहम्मद अली क्या हो गया तुझे यार। ठीक है भाई, जहां पर भी डेल्टा टी होगा उसका कोई मसला नहीं है, वो चाहे सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, एक ही बात है। चलो भाई अब सीरियस हो जाए अब सब, इसको मोहम्मद अली को छोड़ने की जरूरत नहीं है, काम करें फिर आगे चलना है। हाँ भाई कहाँ पहुंचे, कर लिया।
हाँ जी, आगे चलूं। हाँ भाई, आगे चलें। चलो भाई, अब आगे जा रहा हूं मैं। अब ये जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लगाया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में काफी ज्यादा आता रहता है। कैलकुलेट, जरा समझे इसको गौर से। कहते हैं कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। 800 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। देखिए, हमने जब प्रेशर की इक्वेशन की थी ना, P इज इक्वल टू 1/3 रो वी बार स्क्वायर। जब हमने ये प्रेशर की डेरिवेशन की थी तो वहां पे आपको बताया था कि ये जो वी बार स्क्वायर है, इसको कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्योंकि देखिए, मीन मतलब एवरेज, तो देखिए इसमें मीन आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है और ये वी वेलोसिटी आ रही है, तो इसको बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर इसका रूट निकाल लिया जाए, रूट वी बार स्क्वायर, तो अब इसमें तीन चीजें आ गई, रूट आ गया, मीन आ गया, स्क्वायर आ गया और ये वेलोसिटी आ गई। तो रूट वी बार स्क्वायर को, इसको कहते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इसको मेंशन करते हैं वी आर एम एस से। तो अब ये आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल की वी आर एम एस यानी रूट वी बार स्क्वायर निकालना है। 800 केल्विन टेम्परेचर है। ये न्यूमेरिकल काफी आता रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर ऐसा होता है टेम्परेचर चेंज कर देते हैं और वी आर एम एस निकालना होता है। और कभी कभी थोड़ा सा बच्चे गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि टेम्परेचर सेंटीग्रेड में दे देते हैं, तो उसको केल्विन में चेंज करना होता है। कभी कभी भूल जाते हैं बच्चे और सेंटीग्रेड में रख के आ जाते हैं, तो आंसर ही गलत हो जाता है। अब यहाँ तो इन्होंने केल्विन में ही दिया हुआ है। अच्छा, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो इस क्वेश्चन में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया है। तो आपको याद होगा कि हमने एक रिजल्ट ड्राइव किया था, एक इक्वेशन बनाई थी हमने, P इज इक्वल टू एन के टी। तो जब ये इक्वेशन हमने बनाई थी ना, P इज इक्वल टू एन के टी, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो K है ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहलाता है। और मैंने बताया था ये इक्वल होता है R अपॉन एन ए के। ठीक है, यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रोस नंबर की रेशो होती है। और फिर इसमें वैल्यूज पुट करके मैंने इसकी वैल्यू निकाल के आपको बताई थी, जो यहाँ लिखी हुई है, 1.38 10 पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और वैसे चांसेस ये हैं कि एग्जाम में ये अक्सर दे देते हैं, बता देते हैं, कांस्टेंट दे देते हैं एग्जाम में अक्सर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है कि आपको याद होगा हमने ये एक रिजल्ट ड्राइव किया था कि हाफ एम बी बार स्क्वायर जो है वो 3/2 के टी के इक्वल होता है। हाफ एम बी बार स्क्वायर इक्वल होता है 3/2 के टी की। ये इक्वेशन पे ड्राइव की। यहां से अगर आप हाफ एम को दूसरी साइड ले जाएं, ठीक है जी, तो ये एम नीचे चला जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह देखें, दूसरी साइड पे जाके 3/2 है, तो ये 2 से 2 जो है ना कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3 के टी और डिवाइडेड बाय नीचे एम बच जाएगा, और यहाँ पे रह गया वी बार स्क्वायर। अब आप दोनों साइड पे रूट ले लें, लेफ्ट पे भी रूट ले लें और राइट पे भी रूट ले लें। ठीक है जी, दोनों साइड पे रूट ले लिया, तो ये बन गया रूट वी बार स्क्वायर। अब ये जो रूट वी बार स्क्वायर है, यही वी आर एम एस है, तो ये वी आर एम एस हो गया। और राइट साइड पे आ गया √3 के टी अपॉन एम। ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इसका समझ ले हमने फॉर्मूला बना दिया। अच्छा, कुछ लोग डायरेक्ट यहां से भी कर देते हैं, वो ठीक नहीं है, आपको यहां से ही यहां तक आना चाहिए। ओके, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। इसके बाद मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। पहले आप यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए आप लोग पहले, ये बाद में देखेंगे, पहले यहां तक आ जाए।
अच्छा, ये मुझे कुछ तो क्वेश्चन पूछना है कि मास फुरकान कह रहा है कि सर एक दफा क्वेश्चन दोबारा बता दें, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, समीत क्या कह रहा है कि सर सेकेंड ईयर के कॉलेज फॉर्म्स लेना जरूरी होते हैं और इनकी डेट ऑफ इशू कहाँ से पता चलेगी? बेटा ये तो 15 सितंबर से पहले तो अभी कोई चांस ही नहीं है। 15 सितंबर को जब कॉलेज खुलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। और सेकेंड ईयर में मेरा जहां तक ख्याल है, मैं मजीद कंफर्म करके बता दूंगा, एडमिशन फॉर्म तो नहीं होता, बस एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। क्या ख्याल है निशा साहब? सेकेंड ईयर में एडमिशन फॉर्म तो नहीं होता, एग्जामिनेशन फॉर्म होता है। कॉलेज का फॉर्म होगा, बस एडमिशन फॉर्म तो नहीं होता। नहीं, सेकेंड ईयर में थोड़ी होता है। नहीं, सेकेंड ईयर में तो एडमिशन फॉर्म तो नहीं होता बेटा समीर। सेकेंड ईयर में तो सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म जाएगा। अब ये 15 सितंबर को जब कॉलेज खुलेंगे जब भी पता चलेगा, अभी चंद दिन वेट करो। ठीक है, ठीक है समीर, क्लियर है आप? ठीक है। अच्छा भाई, अब यहां तक आप लोग आ गए तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, √3 kT/m। अब इसमें जरा देखें कि क्या क्या चीज है। एक तो देखो के चाहिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तो आपका ये हो गया। फिर टी चाहिए आपको टेम्परेचर, वो आपका 800 केल्विन हो गया। अब नीचे चाहिए एम। एम का मतलब मास, कि भाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास क्या है। तो अब जरा आप बात समझिए कि हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है वो बनता कैसे है। दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनता है। ये एक एटम है H11 का और ये H11 का दूसरा एटम है। दो H11 के एटम कंबाइन होते हैं तो हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बनता है। दोनों एटमों में न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है। ठीक है जी, एक प्रोटॉन इसमें होता है और एक प्रोटॉन इसमें होता है। और बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें होता है। और न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि H11 में नहीं होता। ठीक है जी। तो हाइड्रोजन गैस का जो मॉलिक्यूल है, समझने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के दो एटमों से बनता है। दोनों एटमों में मिलाकर दो प्रोटॉन होते हैं और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के मुकाबले में 1836 टाइम्स हल्के होते हैं। 1836 टाइम्स हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी आप आम लफ्जों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से तकरीबन 2000 गुना हल्का होता है। लिहाजा प्रोटॉन के मुकाबले में हम इलेक्ट्रॉनों को निगलेक्ट करते हैं। लिहाजा अब हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास है वो दो प्रोटॉनों के बराबर होता है। जितना दो प्रोटॉनों का मास होगा उतना हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल का मास होगा। अब प्रोटॉन का जो मास है वो 1.67 एक्सपोनेंट -27, 1.67 एक्सपोनेंट -27 kg एक प्रोटॉन का मास होता है। इसको हम डबल करेंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो जब भी ये VRMS का न्यूमेरिकल आएगा तो याद रखिए कि 99% तो इसमें हाइड्रोजन गैस ही आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो नाइट्रोजन गैस कह सकते हैं, एक आध दफा ऐसा हुआ है, सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने नाइट्रोजन गैस का कहा है, या शायद कभी ऑक्सीजन गैस का कहा जाए। तो अगर कोई और गैस होगी तो फिर वो मास आपको बता देते हैं। जिस साल नाइट्रोजन गैस का न्यूमेरिकल आया था तो उन्होंने नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास बता दिया था कि भाई उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ हाइड्रोजन गैस का तो याद हो सकता है कि भाई इसमें दो प्रोटॉन है, बाकी किसी गैस का याद रखना मुमकिन नहीं होता। तो 99.9% तो यह है कि ये VRMS का न्यूमेरिकल हाइड्रोजन गैस का ही आता है। और अगर हाइड्रोजन गैस का के अलावा कोई और गैस आएगी तो वो आपको मास बता देंगे। ठीक है, तो अब आप देखें, जो मैंने आपको बात समझाई है वही यहाँ पे मेंशन की है कि हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल हैज 2 protons and 2 electrons. Electrons are neglected as they are negligibly lighter than protons. Therefore mass of hydrogen gas molecule is किसके इक्वल है? 2 को मल्टीप्लाई कर दिया प्रोटॉन के मास से तो 3.34 एक्सपोनेंट -27 kg ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास आ गया। अब आप ये सारी चीजें इक्वेशन 1 में रख दें। देखें ये 3 आ गया, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, टेम्परेचर 800 केल्विन आ गया और नीचे मास आ गया। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें, इसका रूट निकालें तो 3149 मीटर पर सेकंड जो है ना इसका आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लें आप लोग।
हाँ भाई कहाँ पहुंचे? नहीं नहीं भाई लीव नहीं कर दें, कौन कह रहा है लीव कर दें? अभी मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, अपनी मर्जी से लीव कर दें। यार समीत तुम कह रहे हो कि 1 AMU इक्वल टू दिस। यार ये देखो समीत, ये जो AMU एटॉमिक मास यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है ना यार, ये केमिस्ट्री का है। अगर AMU के हवाले से तुम बात करना चाहते हो तो फिर तुम सर फाखर से पूछो। सही है, फिजिक्स में हम एटॉमिक मास यूनिट नहीं लेते। फिजिक्स में तो हम ये देखते हैं कि कोई चीज कितने किलोग्राम की है। तो एक प्रोटॉन जो है वो 1.6 इंटू 10 पावर -27 किलोग्राम का होता है, ये एक प्रोटॉन का मास है। अब हम इसको AMU नहीं बोलते, ये फिर तुम केमिस्ट्री के सर से पूछो। समझ आ गई बात? ठीक है समीर, ठीक है, ओके। अच्छा मैं आगे जा रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन अभी हमने और करना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 5A और B। ये क्वेश्चन सेम है, और ये क्वेश्चन जो है ये मैं कर रहा हूं 0 सेंटीग्रेड पर, और 50 पर आप कर लेना। दो टेम्परेचर्स पे करना है, करना चाहो तो कर लेना, मेथड तो सेम होगा। अब इसके पार्ट ए में देखो कह रहे हैं डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 सेंटीग्रेड एंड 50। फॉर एग्जाम्पल मैं 0 पे कर रहा हूं। अब 0 सेंटीग्रेड पर किसी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज किया, ये 273 केल्विन आ गया। और जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो बोलते हैं हाफ mv बार स्क्वायर। ये जो हाफ mv बार स्क्वायर है, ये होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो लिंक अप्लाई किया था यही वाला अप्लाई हो जाएगा, कि हाफ mv बार स्क्वायर जो है वो 3/2 kT के इक्वल होता है। अब इसमें हाफ mv बार स्क्वायर हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बाकी रह गया 3/2 kT। तो k हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो तो मैंने आपको बता दिया है, और t ये टेम्परेचर है, ये यहाँ पे आ गया। आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सिर्फ 3/2 kT में k और टेम्परेचर रखना है। तो 5.65 एक्सपोनेंट -21 जूल, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल। अब इस क्वेश्चन के बी पार्ट में इन्होंने ए को ही आगे बढ़ाया है। अब ये जो बी पार्ट है इसमें कह रहे हैं कि फाइंड काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट दीज टेम्परेचर्स। मतलब यही जो टेम्परेचर है जैसे 0 और 50, ये जो आपने पार्ट ए सॉल्व किया है, इसमें जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली है ये 1 मॉलिक्यूल की निकाली है। अब वो कह रहे हैं कि पर मोल क्या होगा। तो देखो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, कि कोई भी गैस है उसके 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर क्या कहता है कि दुनिया की हर गैस के 1 मोल में 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है जी, इतने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दुनिया की हर गैस के 1 मोल में होते हैं, और इस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। अब अगर गैस के 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ये है, तो 1 मोल की कितनी होगी? 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं। ठीक है जी, गैस के 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल हैं, और ये 1 मोल की है। तो जितनी 1 मोल की होती है उसे इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, तो वो फिर 1 मोल की आ जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी है 1 मॉलिक्यूल की। तो जितनी 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है उसे इस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करें, तो फिर आपके पास ये जो आएगी, ये आपके पास आ जाएगी 1 मोल की। तो अब आप देखेंगे यहाँ जो मैंने निकाली है, तो यहाँ मैंने कैसे निकाली है आप देखें। मैंने क्या कहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एक सेकंड दीजिए। यार बॉस, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 1 मिनट दे दें, कॉल बैक करता हूँ। ओके। तो ये जो निकाली है हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ये कैसे निकाली है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल और मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है जी, तो ये जो 1 मॉलिक्यूल की आई थी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रोस नंबर से, तो अब ये आ गई 3401.3, ये जूल पर मोल हो गई। ठीक होगी बात? हाँ जी बताएं, समझ में आ रहा है?
ओके, तो इसको नोट करें आप लोग। हाँ भाई, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं सर वंस अगेन प्लीज। अबे ये कौन है भाई? अच्छा, और अच्छा कुछ लोग जज़ाकल्लाह अल्लाह हाफिज करके बस जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन फिर वो लीव कर सकते हैं। आज की क्लास इस क्वेश्चन पे कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन करने के बाद आज की क्लास कंप्लीट है, आप लीव कर सकते हैं। यार बस आखिरी सेकंड, बस लीव कर, बस जा रहे हैं, ऑलमोस्ट लीव कर रहे हैं। हाँ भाई, कर लिया। ठीक है, लीव कर सकते हैं, बिल्कुल सही। अल्लाह हाफिज। बस ये आखिरी के 10-12 बच्चे रह गए हैं आखिरी। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। आखिरी 10 सेकंड्स है भाई, अब जो रह गया जल्दी कर लो। मैं बस बंद करने वाला हूँ, आई एम गोइंग, जा रहा हूँ मैं।
तक जा रहे हैं, ये 4 बच्चे रहेगा, कर लिया चलेगा वो चल। बस ये आखिरी स्लाइड है तो हटा दें, 6-7 बच्चे। ये कौन ऐड है? तेरा ई लर्निंग हुआ?